हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक ड्रामा, जहाँ पे हमारा पावरफुल और खतरनाक मेल लीड फीमेल लीड को पिछले 11 सालों से चाहता हुआ आया है। पर फीमेल लीड को इस बारे में पता नहीं होता और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक मोहरा है जिसपे कीमत लगी हुई है। पर स्टोरी का मेल लीड फीमेल लीड के लिए अपनी चाहत को बिल्कुल नहीं छुपाता और बोलता है कि मैं कोई हारा हुआ इंसान नहीं हूँ जो अपनी वुमन को किस्मत के भरोसे छोड़ दे, बल्कि मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। स्टोरी में ट्विस्ट भी बहुत सारे होने वाले हैं, तो चलिए अब ये रोमांटिक लव स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कमरे की धीमी रोशनी के बीच श्यान जोई के बेहद करीब होता है और जोई से बोलता है, तुम जानती हो ना जोई, तुमने मेरे से मैरिज किया है। और हम सुबह फ्लैशबैक में देखते हैं चुभने वाली ठंडी थी। जोई सुबह स्टेशन में होती है, उसके फादर उसे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम जानती हो ना श्यान कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है, उसने सिर्फ तुमसे मैरिज करने के लिए हमारी कंपनी में बहुत सारे पैसे दिए हैं, उसके बावजूद भी तुम उसे छोड़ के जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। फिर जोई अपने मन में सोचती है, आपकी नजरों में लिनहो की कोई कीमत नहीं है, पर मेरे लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर जोई अपने फादर को कुछ जवाब नहीं देती और उसके फादर गुस्से में फोन रख देते हैं। जोई अभी भी वहीं पे खड़ी होती है और अपने मन में सोचती है, बचपन में मुझे लगता था कि कोई मेरे लिए भी जरूर आएगा। मैं रोमांटिक नॉवल पढ़ के उनकी कहानी पे यकीन किया करती थी। अब धीरे धीरे शाम का अंधेरा और गहरा होने लगता है और लिनहो अभी तक वहाँ पे नहीं आता। जोई अपने कपकपाते हुए हाथों से फोन को कस के पकड़े हुए लिनहो को कॉल करने की कोशिश करती है, पर लिनहो उसका फोन नहीं उठा रहा था। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थी, फोन उसके हाथों से फिसल रहा था और वो रोते हुए लिनहो से बोलती है, मैं स्टेशन पे हूँ, तुम कहाँ पे हो। रात का अंधेरा और भी गहरा हो जाता है, आसमान से बर्फ गिरने लगती है। एक एक करके सभी लोग स्टेशन से जा रहे थे। जोई अकेली उस सुनसान स्टेशन पे बैठी होती है। बर्फ की बूंदें जोई के चेहरे पे पड़ रही थी। तभी अचानक कोई जोई के ऊपर अम्ब्रेला रखता है। ये देख करके जोई के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पे लिनहो है। जोई खुशी के मारे पीछे मुड़ के देखती है और पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि श्यान था। जोई श्यान को देख करके उससे बोलती है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उस पल श्यान की नजरें जोई के उदास चेहरे पे होती है और वो उससे बोलता है, लिनहो ने तुम्हारे बदले 10 मिलियन चुना और अब वो ये कंट्री छोड़ के जा चुका है। ये सुनने के बाद जोई का दिल टुकड़ों में टूट गया था और वो अपने मन में सोचती है, मेरे एक्स लवर ने भी सभी की तरह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा और सभी को अपने फायदे के लिए मेरे को दांव पे लगाना सबसे ज्यादा आसान था। तभी श्यान जोई के करीब आता है और उसके ठंडे हाथों को पकड़ के जोई को अपना अम्ब्रेला पकड़ा देता है। जोई को अम्ब्रेला देने के बाद श्यान बिना कुछ बोले वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी जोई श्यान को रोकते हुए अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके उससे बोलती है, श्यान अब से मैं तुम्हारी हूँ। ये सुनने के बाद श्यान के कदम रुक जाते हैं, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, पर वो अपने चेहरे से अपनी खुशी का पता नहीं लगने देता, क्योंकि श्यान ने ही लिनहो को एक बिजनेस डील दी थी ताकि वो जोई को छोड़ के दूर चला जाए और जोई हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाए। अब सीन प्रेजेंट में आता है। कमरे में एक अजीब सा जमा देने वाला सन्नाटा था। कमरे में धीमी रोशनी थी और श्यान जोई के बेहद करीब होता है। श्यान को अपने इतने करीब देख करके जोई का दिल इतने जोरों से धड़क रहा था कि बाहर तक आवाज सुनाई दे रही थी। जोई घबराते हुए श्यान को पकड़ने की कोशिश करती है और उससे फिर से अपने कपकपाते हुए होठों से बोलती है, अब मैं तुम्हारी हूँ। तभी श्यान अचानक जोई के करीब आता है। उसकी गर्म सांसें जोई के चेहरे पे पड़ रही थी और फिर वो जोई को किस करता है। जोई अपनी आंखें बंद कर लेती है और जोई अपने मन में सोचती है, 4 साल पहले जब मैंने श्यान से मैरिज की थी, उसी पल मुझे पता चल गया था कि मैं सिर्फ एक ऐसी चीज हूँ जिसपे प्राइस टैग लगा दिया गया हो। और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह जोई अपनी दोस्त मैंग्यू से बात कर रही होती है। मैंग्यू उससे बोलती है कि हमारी फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया गया है और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्होंने भी अपने पैसे वापस ले लिए। ये सुनने के बाद जोई के चेहरे पे उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी और वो मैंग्यू से बोलती है, मैं इस बारे में कुछ करती हूँ। तभी मैंग्यू उससे बोलती है, तुम अपने हस्बैंड से मदद क्यों नहीं लेती, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए मिलियंस कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम इतनी अच्छी किस्मत का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहती। जोई खामोश रहती है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। फोन की स्क्रीन की रोशनी जोई के चेहरे पे पड़ रही थी और वो अपने मन में सोचती है, किसी को नहीं पता कि लोगों के पसंद के बदले मैं सिर्फ एक टूल हूँ। और जोई मैंग्यू से बोलती है, इस बारे में भूल जाओ क्योंकि श्यान से बात करना आसान नहीं है। फिर मैंग्यू जोई से बोलती है, तो तुम बेड पे श्यान से बात क्यों नहीं करती, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। तभी अचानक श्यान जोई के लिए अपने हाथों में ब्रेकफास्ट लिए जोई के करीब आता है। उस पल श्यान को देख करके जोई घबराते हुए अपना फोन काट देती है। श्यान जोई को ब्रेकफास्ट देते हुए उसके करीब आकर के बैठता है और जोई श्यान को घर पे देख करके उससे
उससे बोलती है आज तुम कंपनी नहीं गए। फिर श्यान जोई को जवाब देते हुए उससे बोलता है तुम रात को काफी थक चुकी थी इसीलिए मैं घर पे हूँ। तुम्हारी मूवी के लिए कितने पैसों की जरूरत है? मिलियंस मेरे लिए बहुत छोटी बात है, बस तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितने चाहिए। फिर जोई हैरानी से श्यान के चेहरे की तरफ देखने लगती है और अपने मन में सोचती है मेरी फैमिली ने पहले तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे सामने कैसे बोल सकती हूँ। और जोई श्यान से बहाना बनाते हुए बोलती है मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं श्यान अपने सेक्रेटरी के पास जाता है और उसे एक फाइल पकड़ाते हुए बोलता है इसे गोल्डन ग्रुप को दे देना और उनसे जोई की मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलना। याद रहे कि जोई को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं जोई मैंग्यू के साथ एक कैफे में बैठी होती है। तभी मैंग्यू अचानक अपना फोन जोई को दिखाते हुए उससे बोलती है तुम बड़ी मुसीबत में हो, क्या तुम लिमो से मिलने गई थी? किसी ने तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर डाल दी है। डर के मारे जोई का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसके हाथ कपकपाने लगते हैं। तभी जोई को उसके फादर का कॉल आता है और वो गुस्से में जोई पे चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें उन पिछले 4 सालों के लिए अभी माफी मांगनी चाहिए। मैं इन सब का असर जोंग फैमिली के बिजनेस पे नहीं पड़ने दे सकता। इन सब की जिम्मेदार तुम हो और तुम इसी वक्त घर आओ। और अचानक फोन कट जाता है। जोई के कांपते हुए हाथ ढीले पड़ गए थे और वो अपने मन में सोचती है जब मुझे लगा कि मैं शांत जिंदगी से सेटिस्फाई हूँ तब एक बार फिर बिना किसी तैयारी के मैं बस एक कठपुतली बन के रह गई। इधर हम श्यान को देखते हैं जो कि रात को अपने सेक्रेटरी के साथ होता है। उसका सेक्रेटरी उसे घबराता हुआ बोलता है आपके वाइफ की लोमिन के साथ एक वीडियो इंटरनेट पे तेजी से फैल रही है जिससे कि लोग आपस में बोल रहे हैं कि आप अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हैं। ये सुनने के बाद श्यान का चेहरा टाइट हो जाता है। उसकी डरावनी आंखों में एक खतरनाक तूफान उठ गया और वो अपने सेक्रेटरी को गुस्से में बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? डर के मारे सेक्रेटरी के सर से पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए श्यान से बोलता है मुझे माफ करना बॉस, आइंदा मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगा। आगे सेक्रेटरी बोलता है किसी रिपोर्टर ने उस दिन चुपके से फोटो ली थी आपकी वाइफ और लूमिन के एक साथ एक प्राइवेट रूम में जाने की। श्यान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो बोलता है मैंने उस रात उस रिपोर्टर को खरीद लिया था पर मुझे नहीं पता था कि कोई वीडियो भी है। मेरी वाइफ कहाँ है? उसने सेक्रेटरी से पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। श्यान का सेक्रेटरी उसे बताता है कि मिस जाओ मेंशन में है। श्यान को उस पल सिर्फ जोई की फिक्र थी और वो अगले ही पल जाओ मेंशन के लिए निकल जाता है। इधर हम जोई को देखते हैं जो कि अपने घर के लिविंग रूम में खड़ी थी। उसका चेहरा डर और थकावट से पीला पड़ चुका था। जोई की स्टेप सिस्टर माओ माओ उसे नीचा दिखाते हुए बोलती है अगर तुम्हारी गलती की वजह से श्यान ने तुम्हें डाइवोर्स दिया तो मैं पढ़ने के लिए बाहर की कंट्री नहीं जा पाऊंगी। जोई के फादर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उनकी आंखों में सिर्फ अपनी डॉटर के लिए एक बिजनेस डील खराब होने का डर था। आगे जोई के फादर उससे बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है। अगर श्यान ने हमारी कंपनी में लगाए हुए पैसे वापस ले लिए तो हम सब पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जोई अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए बोलती है मुझे लगता है कि इस फैमिली की कमाई मुझ पे डिपेंड करती है। फिर जोई की मदर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हें अभी श्यान से माफी मांगनी होगी। तुम किसी भी हालत में श्यान को डाइवोर्स नहीं दे सकती, इसीलिए तुम्हें कोशिश करनी होगी कि तुम जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाओ। ये सुनते ही जोई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जोई की आंखें आंसुओं से भीग आती है और वो अपनी मदर से बोलती है क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि क्या मैं आपको मिस करती हूँ? फिर जोई की मदर जोई को पनिश करने के लिए अपना हाथ उठाती है। जोई डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है पर तभी अचानक पीछे से श्यान की आवाज आती है और वो बोलता है कि मेरी वाइफ को कौन सबक सिखाना चाहता है। श्यान को अपने सामने देख करके जोई की मदर का हाथ हवा में ही रुक जाता है। जोई भी श्यान की तरफ हैरानी से देखने लगती है। तभी श्यान जोई के करीब आता है। तभी जोई की मदर घबराते हुए श्यान से बोलती है हम बस तुम्हारी तरफ से जोई को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनने के बाद श्यान का चेहरा गुस्से से टाइट हो जाता है और वो जोई की मदर से बोलता है मेरी वाइफ सिर्फ मेरी है और उसे पनिश करना मुझे पनिश करने जैसा है। श्यान के मुंह से ये सुनने के बाद जोई के फादर तुरंत झुकते हुए डर से कांपते हुए बोलते हैं मैं जोई की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। पर तभी श्यान जोई के फादर से बोलता है अगर ये लिन्हो के लिए है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ही हूँ जिसने जोई को लिन्हो से मिलने दिया था। ये सुनने के बाद जोई भी पूरी तरह हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है क्या ये सच में? फिर आगे श्यान बोलता है हम एक बार मिले थे और जो कुछ हमेशा से मेरा था मैंने उससे वो वापस ले लिया। अब हिसाब बराबर हो गया है। फिर श्यान की नजरें जोई पे पड़ती है और उसके चेहरे से वो खतरनाक एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है और वो जोई की तरफ देखते हुए बेहद नरमी से बोलता है इधर मेरे पास आओ। फिर जोई श्यान की बात मानते हुए उसके पास
आती है और श्यान अपने हाथों से जोई का हाथ पकड़ के उससे बोलता है, मुझे माफ करना, आज मैं सुबह से मीटिंग में था, इसीलिए तुम्हें ये सब अकेले झेलना पड़ा। क्या तुम मेरे से नाराज हो? जोई के दिल की धड़कन अचानक तेजी से बढ़ जाती है और वो श्यान को नाम में इशारा करती है। फिर श्यान अपने हाथों को जोई के छोटे कांपते हुए कंधों पे रख करके उससे बोलता है, ये गलत फहमी थी, तुम इन सब की वजह से थक गई होगी, तो हम घर चलते हैं। फिर श्यान जोई का हाथ पकड़ के सबके सामने से उसे वहाँ से ले जाता है। जोई भी बिना कुछ बोले श्यान के साथ बाहर की तरफ चल देती है। उस पल जोई अपने अंदर एक अजीब सा तूफान महसूस करती है और सोचती है कि जब मैं इस दलदल में फंस रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हाथ मेरी तरफ आएगा। ये पहली बार है जब किसी ने सिर्फ मेरे बारे में सोचा हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। श्यान के साथ घर आने के बाद जोई उसके पीछे पीछे बाथरूम तक जाती है और श्यान से बोलती है कि मैं अपनी मूवीज की इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कंपनीज के पास गई थी, पर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उधर लिनहो भी होगा। पर श्यान जोई की बातों का कोई जवाब ना देते हुए शाल लेने के लिए अपने शर्ट के बटन उतारने लगता है। श्यान को अपने सामने शर्ट के बटन उतारते हुए देख करके जोई का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। पर तभी श्यान अचानक जोई को रोकते हुए उसके करीब आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। जोई का दिल उसके सीने में तेजी से धड़कने लगता है और जोई घबराते हुए श्यान से बोलती है, तुमने आज मेरी मदद क्यों करी? श्यान की नजरें जोई के चेहरे पे टिकी होती हैं और वो जोई से बोलता है, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? उस पल जोई के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो श्यान से बोलती है, मैं आगे से तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करूंगी। और अगले ही पल बहाना बनाते हुए वहाँ से भाग जाती है। बाहर आने के बाद जोई का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। जोई अभी भी उसी पल के बारे में सोच रही होती है जब श्यान ने उसकी कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींचा था। श्यान के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जोई अपने हॉल में अकेले बैठे हुए लिमहो और अपनी वीडियो को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी वहाँ पे श्यान आ जाता है और जोई को देख करके बोलता है, क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड सच में इतना ज्यादा हैंडसम था? उस पल उसकी आवाज में उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी। श्यान की आवाज सुनते ही जोई की सांसें अटक जाती है और वो तुरंत घबराते हुए अपने फोन को नीचे रख देती है। श्यान जोई के करीब आकर के बैठता है। फिर जोई श्यान से बोलती है, मुझे डर है कि ये वीडियो लिनहो ने जानबूझ करके इंटरनेट पे डलवाया है। श्यान के चेहरे पे एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो जोई से बोलता है, तुम वाकई बहुत मासूम हो, तुमने ये पता करने में बहुत टाइम लगा दिया। फिर जोई श्यान की तरफ हैरानी से देखते हुए उससे बोलती है, क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था? फिर श्यान जोई के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, मुझे डर है कि तुम्हारे और लिनहो के बीच में जो पास्ट है वो उसे लेकर के तुम्हें परेशान करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं जोई पिक्सी नाम की कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर वॉन के साथ बैठी होती है। वॉन जोई से बोलता है, तुम्हारी मूवी की स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। एक 18 साल की लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है। आगे वॉन जोई की आंखों में देखते हुए जानबूझ करके उससे एक गहरा सवाल पूछता है, मुझे लगता है कि ये स्टोरी तुम्हारे बारे में है। फिर जोई वॉन से बोलती है, ये मैंने खुद पॉलिश किया है, जाहिर है मेरी कुछ फीलिंग्स और समझ इसमें झलक रही होगी, पर मैं इसकी असली स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ और न ही ये मेरी कहानी है। फिर वॉन जोई से बोलता है, मैं तुम्हारी मूवी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद जोई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो वॉन को शुक्रिया कह करके बाहर आती है और एक लंबी राहत की सांस भरती है। और इधर हम देखते हैं लिनहो को, जो कि थोड़ा दूर खड़ा होकर के अपनी नजरें जोई पे गड़ाए हुए था। इस बात से पूरी तरह अनजान जोई वहाँ से चली जाती है। जोई के जाने के बाद लिनहो वॉन के पास आता है। वॉन लिनहो को देख करके तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर के लिनहो के लिए वाइन तैयार करने लगता है। लिनहो वॉन के सामने आकर के बैठता है और वॉन उसे वाइन देते हुए बोलता है, मिस्टर लिन, आपके पास हमारी कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। आपके कहने पे मैंने मिस जोई की मूवी के लिए इन्वेस्टमेंट दी, पर आप अपना चेहरा सामने क्यों नहीं लाते? फिर लिनहो वॉन से बोलता है, अभी इसका वक्त नहीं हुआ, पर जल्द ही मैं और जोई हर रोज एक दूसरे को देखेंगे। ये बोलने के बाद लिनहो अपने सामने से वाइन का ग्लास छोड़ करके उसी कप को अपने हाथों में उठाता है जिससे जोई ने थोड़ी देर पहले कॉफी पी थी। और इधर हम श्यान को देखते हैं, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। एक अजीब सा गुस्सा और टेंशन उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। यानशिंग श्यान से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो हैरानी की बात है कि किसी ने गोल्डन हार्वेस्ट से प्रोजेक्ट छीन लिया। लगता है हमारी जोई काफी ज्यादा पॉपुलर है। फिर श्यान यानिंग की बातों का जवाब देते हुए उससे बोलता है, जिसे मैं चाहता हूँ उसे मुझसे कोई दूर नहीं ले जा सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को हम देखते हैं श्यान अपने घर के हॉल में बैठा होता है। उसके फादर उससे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें सिखाया था, बिजनेस करने का सबसे जरूरी असूल है अपने बारे में लोगों को ना पता लगने देना, पर तुमने अपनी वाइफ की पुरानी चीजें छुपाने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल किया।
तभी जोई भी उधर आती है और अनजाने में सब कुछ सुन लेती है। आगे शान के फादर उससे बोलते हैं, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि कोई इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है? अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। पर शान को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो अपने फादर से बोलता है। इंतजार करते हैं और देखते हैं। इधर जोई अंधेरे में खड़ी अपने मन में सोच रही थी, क्या ये सिर्फ मेरी वजह से इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? फिर जोई पीछे मुड़ के चुपचाप वहाँ से जा ही रही होती है, पर तभी शान उसे रोकते हुए उससे बोलता है, मुझे लगता है कि तुमने सब सुन लिया। फिर जोई दबी हुई आवाज में शान से बोलती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस मुसीबत में खींच लाई। शान की शिकारी जैसी आंखें धीमी रोशनी में और गहरी लग रही थी और वो जोई से बोलता है, इधर मेरे पास आओ। फिर जोई धीरे धीरे शान के करीब आती है और उसके ठीक बराबर में आकर के बैठ जाती है। फिर शान जोई से बोलता है, मैं दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से सॉरी नहीं सुनना चाहता। फिर जोई शान से बोलती है, ठीक है। पर तभी शान जोई की बातों को बीच में काटते हुए अचानक जोई के करीब आता है। उसकी नजर जोई के कांपते हुए होठों पे टिकी होती है और वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले शान उसे रोकते हुए किस करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं सुबह की रोशनी कमरे की दीवारों पे पड़ रही थी। जोई अपनी मूवी के लिए आगे की स्क्रिप्ट लिखने लग जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसे काम करते करते कब सुबह से शाम हो गई है और जोई को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग गई। शाम को जब शान वापस आता है तो वो जोई को अपने सामने इस तरह से सोता हुआ देख करके उसके पास आकर के बैठ जाता है और उसे एक ब्लैंकेट उड़ाता है। शान की गहरी शिकारी जैसी नजरें जोई के सोते हुए चेहरे पे बिल्कुल अलग तरीके से टिकी होती है और वो अपने मन में सोचता है, जोई हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि असलियत में मैंने तुम्हें नहीं पाया है। मुझे उम्मीद है कि समय के साथ सब बदल जाएगा, पर इस वक्त मैं इस पल में तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मुझे डर है कि तुम किसी दिन मेरे से दूर न चली जाओ, पर मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगा। जोई को अपने सामने बिना किसी फिक्र के सोता हुआ देख करके शान का दिल जोरों से धड़कने लगता है। फिर शान आगे झुकते हुए जोई के बालों को अपने हाथों से सहलाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं चाहता था कि जोई अचानक घबरा जाए, इसीलिए अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। और फिर शान अपना फोन निकाल करके चुपचाप अपने फोन से जोई के सोते हुए फोटो लेने लगता है। अपने फोन पे जोई के उन फोटोज को देख करके शान के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो जोई के बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं शान अपनी फॉर्म खत्म करने के बाद वीआईपी रेस्टरूम के ठंडे और खामोश माहौल में होता है। तभी जानबूझ करके लिन्हो भी अंदर आता है। उसकी आंखों में गुस्सा, बेचैनी और जलन थी। लिन्हो शान से बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा काम हो गया है, इसीलिए तुम्हें ऐसी जगह पे नहीं खड़ा रहना चाहिए जो तुम्हारी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन छोटी मोटी ट्रिक से मुझे बेवकूफ बना लोगे? मैं अच्छे से जानता हूँ कि जोई तुम्हें पसंद नहीं करती। ये सुनने के बाद शान का चेहरा गुस्से से टाइट हो जाता है और वो लिन्हो से बोलता है, 4 साल बहुत कुछ बदलने के लिए काफी होते हैं और मुझे तुम्हारी पुरानी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बोलने के बाद शान वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी लिन्हो उसे रोकते हुए बोलता है, तुम बस अपने घटिया तरीके इस्तेमाल करके जोई को अपने साथ पैसों के दम पे बांधे रखना चाहते हो। अगर मैं उस वक्त ब्रोक नहीं होता और जोई को छोड़ के नहीं गया होता तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि जोई तुमसे मैरिज करती? फिर शान अपनी गहरी खतरनाक आंखों से शीशे में लिन्हो की तरफ घूरते हुए उससे बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज इतनी आसानी से मिल गई और मैं अपनी वाइफ से मैरिज कर पाया। ये सुनते ही लिन्हो गुस्से से पागल हो जाता है और जानबूझ करके अपना फोन निकालते हुए एक ऑडियो प्ले करता है, पर तुम उससे प्यार नहीं करती, वो मेरा हस्बैंड है, इससे ज्यादा मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। ये लिन्हो और जोई की प्राइवेट रिकॉर्डिंग थी जो कि उस दिन चालाकी से लिन्हो ने की थी जब जोई अनजाने में उससे टकरा गई थी। रेस्टरूम में एक मौत जैसा सन्नाटा आ जाता है। शान का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। तभी लिन्हो शान से बोलता है, क्या तुम अभी भी जोई को नहीं जाने दोगे? और शान लिन्हो से बोलता है, क्या तुम्हें इतना ही बोलना था? मुझे लगा था कि तुम मुझे अच्छी टक्कर दोगे। ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ जानती है कि उसके लिए क्या सही है, वरना तुम्हें इस हद तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, आइंदा मेरे सामने इस तरह की बातें मत करना कि अगर तुम नहीं गए होते या अगर कुछ और हुआ होता, क्योंकि मैं सिर्फ रिजल्ट पे यकीन करता हूँ और रिजल्ट ये है कि जोई सिर्फ मेरे साथ है और जोई का किसी भी कीमत पे मेरे साथ होना मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये बोलने के बाद शान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात का वक्त था और जोई अपने घर के लिविंग रूम में मैंग्यू के साथ अपनी मूवी की स्क्रिप्ट पे काम कर रही होती है। जोई उससे बोलती है कि हमें ये सीन शूट करने के लिए खूबसूरत जगह की जरूरत है। तभी मैंग्यू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जोई से बोलती है, शान की कंपनी के बाहर का नजारा इस सीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, बस तुम शान से मांग लो। फिर जोई उसे बोलती है, मुझे लगता है कि शान से बात करना काफी मुश्किल है, खासकर लिन्हो वाले तमाशे के बाद। फिर मैंग्यू उससे बोलती है कि बहुत आसान है,
है, बस मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि तुम्हें किस तरह से बात करनी चाहिए। मैंग्यो जोई का हाथ पकड़ती है। हस्बैंड, क्या तुम अपनी कंपनी के बिल्डिंग के नीचे से उस बाईपास को हटा सकते हो? मुझे बस कुछ दिनों के लिए उसकी जरूरत है। मैंग्यो जोई को सिखाते हुए बोलती है। जोई का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपने हाथों में पकड़े कुशन को कस के जकड़ लेती है और जोई मैंग्यो से बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, हम एक दूसरे से इस तरह से बातें नहीं करते। फिर मैंग्यो जोई से बोलती है, क्या तुम इस चीज का दिखावा भी नहीं कर सकती? तुम्हें पता है ना कि ये मूवी के लिए कितना जरूरी है, इसीलिए अब बहाना मत बनाओ, मैं तुम्हारी फिर से मदद करती हूँ, मुझ पे भरोसा रखो, ये जरूर काम आएगा, बस मेरे पीछे बोलो। हस्बैंड, जोई के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता और वो डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आखिरकार जोई अपनी पूरी हिम्मत जुटाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, हस्बैंड। तभी वहाँ पे श्यान आ जाता है। कुछ पलों के लिए तो उसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो जोई से बोलता है, तुमने मुझे क्या बुलाया? जोई के कानों में एक बेहद भारी आवाज उसके ठीक सामने से गूंजती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो झटके से अपनी आंखें खोल के अपने सामने श्यान को देखती है। श्यान की आंखें जोई के घबराए हुए चेहरे पे टिकी थी और जोई उससे बहाना बनाते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। फिर श्यान जोई से बोलता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पे और कोई हस्बैंड नहीं है। तभी मैंग्यो भी अचानक जोई से बोलती है, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, और बहाना बना के वहाँ से भाग जाती है। अब जोई श्यान के साथ घर में अकेली थी और कुछ देर बाद हम देखते हैं रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। श्यान अपने बेड पे बैठा होता है। तभी जोई कमरे में श्यान के पास आती है ताकि वो अपनी मूवी के लिए श्यान से बाईपास के बारे में बात कर सके। श्यान की नजर जोई के चेहरे पे पड़ती है। जोई अपने मन में सोचती है, इस कोल्ड इंसान को अपना हस्बैंड बुलाना मेरे बस की बात नहीं है, और तुरंत बहाना बना करके वहाँ से भाग जाती है। जोई के इस तरह से जाने के बाद श्यान के चेहरे पे जोई के बारे में सोचते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जोई एक बार फिर से हिम्मत जुटा करके श्यान के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करते हुए उससे बोलती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? श्यान जोई की बातों का ना में जवाब देते हुए उससे बोलता है, पर हमने थोड़ी देर पहले ही डिनर किया था। जोई इस बार भी श्यान से बाईपास के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और वहाँ से भाग जाती है। श्यान को जोई का इस तरह से बार बार उसके पास आना समझ में आ गया था कि जोई उससे कुछ कहना चाहती है। जोई की मासूमियत देख करके श्यान के चेहरे पे एक हल्की सी हंसी आ जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं इस बार जोई दोबारा से श्यान के पास आती है, पर इस बार भी कोशिश करने के बावजूद जोई श्यान के सामने कुछ नहीं बोल पाती। पर इस बार जोई वहाँ से भाग पाती उससे पहले श्यान जोई को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ता है और जोई को अपने करीब खींचते हुए अपने गोद में बिठा लेता है। जोई के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है। फिर श्यान जोई के चेहरे के और करीब आकर के उससे बोलता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? श्यान जोई के चेहरे के बेहद करीब था कि उसकी गर्म सांसें जोई के होठों पे पड़ रही थी और वो घबराते हुए श्यान से बोलती है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए कंपनी के सामने वाला बाईपास बोरो कर सकती हूँ? श्यान एक पल नहीं लगाता और जोई को हाँ में जवाब देता है। श्यान ने अपने हाथों से जोई के बाजुओं को पकड़ा हुआ था और वो जोई से धीमी आवाज में बोलता है, क्या तुम मुझे दोबारा से वैसे बुलाओगी? श्यान जोई को हस्बैंड बोलती है। फिर अगले ही पल श्यान जोई के बालों को सहलाते हुए उसके और करीब आता है और उसे किस करता है। जोई भी घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर श्यान जोई को किस करते हुए बेड पे अपने और करीब खींचता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं नाइट बिल्डिंग के 12th फ्लोर पे शूटिंग का शोर और लाइट्स की चमक थी। जोई मैंग्यो के साथ मिलकर के वहाँ पे शूट कर ही रही होती है। तभी अचानक वहाँ पे जायोकी नाम की मैनेजर आकर के जोई से बोलती है, तुम्हें यहाँ पे शूट करने की इजाजत किसने दी? फिर जोई बोलती है, मैंने श्यान से इसकी परमिशन ली है। फिर जायोकी जोई को नीचा दिखाते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम प्रेसिडेंट शी की वाइफ हो, पर मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है। प्रेसिडेंट शी इस शोर से नाराज है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर जोई जायोकी की आंखों में देखते हुए उससे बोलती है, तो उनसे बोलो कि वो मुझसे खुद आकर के बात करें। जायोकी जोई से आगे कुछ बोल पाती उससे पहले कमरे में एक भारी आवाज गूंजती है, किसने बोला कि मैं अपनी वाइफ से नाराज हूँ? अपने सामने श्यान को अचानक देख करके जोई पूरी तरह हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या अभी मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया? ये तो सच में मेरे से बात करने आ गया। जायोकी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है। तभी जोई श्यान से बोलती है, अगर शूटिंग की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है तो तुम सीधे तौर पे मुझे बता सकते थे। श्यान की आंखें उस भीड़ में पूरी तरह से जोई के ऊपर टिकी हुई थी और वो सबके सामने मुस्कुराते हुए जोई से बोलता है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। फिर जायोकी बोलती है, पर इससे वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले श्यान उसे रोकते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे पर्सनल चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। श्यान की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, पर उसमें जोई के लिए उसका प्यार साफ झलक रहा था। डर के मारे जायोकी एक शब्द नहीं बोल पाती और श्यान वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और शाम को हम देखते हैं शूटिंग खत्म करने के बाद जोई श्यान के ऑफिस रूम में आती है ताकि वो आज के लिए उसको थैंक्स कह सके। इधर श्यान जायोकी के साथ अपने ऑफिस रूम में काम कर रहा होता है, पर वो जैसे ही जोई को अपने ऑफिस रूम के
बाहर देखता है। जायोकी से बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है। जायोकी उसका इशारा समझ के वहाँ से चली जाती है। जायोकी के जाने के बाद जोई दबे पांव अंदर आती है और शान अपने गालों पे हाथ रखते हुए जोई के चेहरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है, जैसे कि जोई को देखने भर से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई हो। जोई शान के करीब आती है और शान से बोलती है, क्या आज रात तुम्हें घर जाने में देरी होगी? पर शान अगले ही पल खड़ा हो जाता है और जोई से बोलता है, चलो चलते हैं। तभी जोई की नजर सामने टेबल पे रखे हुए अपनी मूवी स्क्रिप्ट पे जाती है और वो शान से हैरानी से पूछती है, क्या तुमने ये स्क्रिप्ट पढ़ी है? फिर शान जोई से बोलता है, क्या तुम इसके लिए परेशान हो? ये सुनते ही जोई अपने कपड़ों को कस के मुट्ठी में पकड़ लेती है और डरती हुई आवाज में बोलती है, मुझे गलत मत समझना, ये सच में मेरी स्टोरी नहीं है। शान जोई की घबराहट पे थोड़ा सा मुस्कुराता है। उसकी आंखें एक अजीब सी नरमी में पिघल गईं और वो जोई से बोलता है, इतना मत डरो, मैं तुम पे डाउट नहीं कर रहा। उसने ठहरी हुई आवाज में बोला, बस मैं चाहता हूँ कि तुम इस कहानी में थोड़े सुधार करो ताकि कहानी और दिलचस्प लगे। जोई की अटकी हुई सांसें बाहर आई और वो शान से बोलती है, मुझे क्या करना चाहिए? फिर शान जोई से बोलता है, इधर मेरे पास आओ। फिर जोई शान की बात मान करके उसके करीब आती है। शान जोई को अपनी चेयर पे बैठने का इशारा करता है। जोई की चेयर पे बैठने के बाद शान उसके बराबर में बैठ करके जोई के स्क्रिप्ट को देखते हुए उससे बोलता है, स्टोरी को दिखाने के बजाय अगर तुम स्टोरी को महसूस करवाओ तो लोग तुमसे ज्यादा जुड़ेंगे। आगे शान जोई को स्क्रिप्ट के पन्नों को आहिस्ता आहिस्ता पलटते हुए समझाता है, जैसे फीमेल लीड मेल लीड पे क्रश रखती है और वो ये बातें अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है। हम इस बॉयफ्रेंड को एक मैन से रिप्लेस कर सकते हैं। आगे शान जोई की आंखों में देखता है और उससे बोलता है, आखिर में वही बेस्ट फ्रेंड फीमेल लीड को उस रिश्ते से आजाद करके उसे अपना बना लेता है। फिर जोई शान से हैरानी से पूछती है, तुम्हारा मतलब है क्या मेल बेस्ट फ्रेंड को भी फीमेल लीड पे क्रश था? फिर शान अपनी गहरी आंखों से जोई के चेहरे को देखते हुए अपना सर हल्के से हिलाता है। जोई इस बात से पूरी तरह अनजान होती है कि शान उस वक्त अपनी ही बातें कर रहा था। जोई की आंखें खुशी से चमक उठती है और वो अचानक शान के कपड़ों को अपने हाथों से पकड़ते हुए उससे बोलती है, तुम्हारा सुझाव वाकई बहुत अच्छा है। और शान अपने मन में सोचता है, जोई मैंने ये कहानी अपने दिमाग में न जाने कितने बार बनाई है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं 6 साल पहले जोई भागते हुए शान के पास आती है। जोई को अपने सामने देख करके शान के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। शान जोई की तरफ देख ही रहा होता है, तभी जोई एक शर्ट को शान के सामने रखते हुए उससे बोलती है, मुझे देखने दो कि ये सही लगेगा भी या नहीं। शान जोई के चेहरे की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, क्या ये मेरे लिए है? पर तभी जोई शान से बोलती है, ये कलर मेरे बॉयफ्रेंड पे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा और उस शर्ट को अपने हाथों में लेकर के वहाँ से चली जाती है। शान उस पल चाह करके भी अपने जले से नहीं छुपा पाता। वो अपने हाथों को कस लेता है और अपने मन में सोचता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ जोई। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि शान की नजरें अभी भी जोई पे टिकी हुई थी। जोई बस उसकी दुनिया में थी और शान ने जोई को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को देखते हैं। रात का अंधेरा काफी गहरा हो चुका था। शान अपने घर के स्टडी रूम में जाता है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी और शान टेबल के ड्रॉअर से एक पुरानी सी डायरी निकालता है। शान का चेहरा बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा होता है और वो अपने हाथों से उस डायरी को खोलता है जो कि उसने कई सालों से संभाल के रखी हुई थी। फिर शान अपने हाथों से पहले पन्ने को पलटता है जिसमें लिखा होता है, जोई ये पहला लेटर है जो मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। आज 9 अक्टूबर 2022 है। ये हमारी मैरिज का 4था साल है और ये 11वां साल है जब से मैं तुमसे चुपचाप प्यार कर रहा हूँ। शान डायरी के कागजों को आगे बढ़ाता है जिसमें जोई के साथ उसकी छोटी छोटी धुंधली यादें लिखी हुई थी। जुलाई 16, 2011 मैं बस अपने विला में था। अचानक जोई मेरी तरफ भागते हुए आई। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था। मेरी तो धड़कनें तेज हो गई थी। जोई ने मेरे से बोला वो भी उसी हाई स्कूल जाएगी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। जोई ने मेरा हाथ पकड़ा। उस पल मेरी दुनिया बिल्कुल थम सी गई थी। उस पल जोई के बारे में सोचते हुए शान के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और शान आगे बढ़ता है। जोई में सब्र बिल्कुल भी नहीं था। वो विला का दरवाजा नॉक करती थी और बिना इंतजार किए सीधा मेरे रूम में आ जाती थी। कई बार तो वो इतने अचानक आती थी कि मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता और मेरा हाथ पकड़ के बस अपने साथ मुझे ले जाया करती थी। जुलाई 18, 2011 हमेशा की तरह जोई आज भी मेरे साथ थी। जोई अपनी कहानियों की दुनिया में रहती है क्योंकि उसे लगता है कि कहानियां असलियत में बदल सकती हैं और मैं सिर्फ ना सुनने का दिखावा करता हूँ। पर अगर जोई को ऐसा लगता है तो मैं उसकी सारी कहानियों को असलियत में बदल दूंगा। मैं उसकी किसी भी बात को मना नहीं कर पाता। शान डायरी के कागज आगे पलटता है। अगस्त 10, 2013 जोई ने कहा आज वो लिन्हो से मिलने गई थी। वो मेरे सामने बालकनी में बैठी हुई थी। उस पल मेरी नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वो बस मेरे सामने होती और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता था। जोई ने ये ड्रेस अपने आर्ट स्टूडियो में पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत थी जैसे कि किसी फूल की तरह। उस दिन शान जोई को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने आया था पर वो जोई से बिना कुछ कहे उसके सामने फूलों को और अपने हाथों से लिखे हुए लेटर को वहीं पे रख के चला जाता है। वो अभी 18 साल की है और मेरी
फियांसे है। एक आंसू शान की आंखों से फिसल के उस खुरदुरे कागज पे गिरा। उस पर शान के चेहरे से उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी और शान अपने मन में सोचता है, जोई तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम मेरी हो और कोई भी तुम्हें मेरे से दूर नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं वांचन इन्वेस्टमेंट के शांत ऑफिस रूम में एक अजीब सा माहौल होता है। जिस मूवी में मैंने पैसे लगाए हैं उसे देखने का वक्त आ गया है। फिर लिनहू अपने आप से बोलता है, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा शान कि जोई की मूवी में मैंने पैसे लगाए हैं। ये मूवी हमारी पास्ट लव स्टोरी के बारे में है। आगे लिनहू ने बेहद घमंड भरी आवाज में बोला। फिर लिनहू अपने हाथ में बने हुए निशान को देखते हुए बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे साथ उस जगह के लिए मुकाबला कर सकते हो? उस पर लिनहू का पूरा जिस्म गुस्से और जलन से कांपने लगा और उसकी मुट्ठी कस के बंद हो गई। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मूवी सेट पे दिन रात काम करने का शोर था, पर जोई की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसकी ताकत बुरी तरह गिर चुकी थी क्योंकि वो दिन रात बिना आराम किए अपने काम में जुटी हुई थी। जोई लॉन्ज में अकेली बैठी होती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं पे सो जाती है। तभी लिनहू वांग के साथ जोई की मूवी सेट पे आता है। मैंग्यू अपने सामने लिनहू को देख करके पूरी तरह हैरान रह जाती है और वांग से पूछती है, आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे थे क्या वो यही है? फिर वांग मैंग्यू को जवाब देते हुए बोलता है, मिस्टर लिनहू ने इस मूवी में इन्वेस्ट किया है। ये सुनने के बाद मैंग्यू के होश उड़ जाते हैं। मैंग्यू आगे कुछ सोच पाती उससे पहले लिनहू उससे बोलता है, जोई किधर है? मुझे मूवी के बारे में उससे कुछ बातें करनी है। और अगले ही पल लिनहू लॉन्च की तरफ जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं लिनहू जैसे ही लॉन्च में पहुंचता है वो अपने सामने जोई को वहाँ पे सोता हुआ देख करके उसके करीब आता है। फिर लिनहू अपनी जैकेट उतार करके अपने जैकेट से जोई को कवर कर देता है और उसके बराबर में बैठ करके उसे सोता हुआ देखने लगता है। तभी अचानक जोई का फोन बजता है। लिनहू देखता है कि वो श्यान का कॉल था और वो तुरंत उस कॉल को उठाते हुए श्यान से जानबूझ करके बोलता है, जोई सो रही है। जोई के पास से लिनहू की आवाज सुनते ही श्यान का जिस्म पूरी तरह गुस्से से कांपने लगता है और उसकी मुट्ठी कस के बंद हो जाती है। तभी जोई की आंखें एक झटके में खुलती है और वो लिनहू के पास जा करके अपना फोन वापस लेने की कोशिश करती है। उस पल जोई की आंखों से उसका डर और गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो चिल्लाते हुए लिनहू से बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे मेरा फोन वापस करो। फिर लिनहू जोई को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है, जोई वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मूवी के लिए पैसे दिए थे। ये सुनने के बाद जोई पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और लिनहू से बोलती है, पर तुमने ऐसा क्यों किया? फिर लिनहू जोई के चेहरे की और करीब आता है। उसकी आंखों में एक पागलपन था और जोई पे जबरदस्ती अपना हक जताते हुए बोलता है, आखिर तुम कब तक दूर भागोगी? ये मूवी तुम्हारे लिए फंड और बनाई गई है और अब मैं वापस आ गया हूँ, इसीलिए तुम्हें श्यान के आसपास रहने की जरूरत नहीं है। लिनहू के मुंह से ये सुनने के बाद जोई की सांसें अटक जाती है और वो लिनहू से पीछे हटते हुए अपना हाथ लिनहू के हाथों से छुड़ा करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जोई जैसी बाहर की तरफ आती है वो अपने सामने अचानक श्यान की कार को आते हुए देखती है। फिर जोई श्यान के कार में बैठती है और उससे घबराते हुए बोलती है, मैं बस बहुत थक जाने की वजह से सो गई थी। मुझे पता नहीं था कि लिनहू मेरी इजाजत के बिना मेरा फोन उठाएगा। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। श्यान की गहरी आंखें जोई के चेहरे पे टिकी होती है। तभी जोई आगे श्यान से बोलती है, मुझे अभी पता चला कि वो मेरा इन्वेस्टर है। पर श्यान जोई से बोलता है, क्या तुम डर गई थी? जोई श्यान से कुछ बोलती है उससे पहले श्यान की नजर बाहर अपने सामने खड़े हुए लिनहू पे जाती है और वो जोई के चेहरे को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है। उस पल जोई का सारा वजन श्यान के जिस्म पे पड़ा था और श्यान जोई के ऊपर अपना हक जताते हुए जानबूझ करके उसे लिनहू के सामने किस करता है। श्यान को अचानक अपने इतने करीब देख करके जोई की सांसें तेज हो जाती है और उसके हाथ कपकपाने लगते हैं और वो श्यान से दूर होने की कोशिश करती है। पर श्यान जोई के बालों को सहलाते हुए उसे और ज्यादा किस करता है। कुछ देर बाद जोई श्यान को अपने आप से दूर करती है और उससे बोलती है, क्या तुम जेलस हो? फिर श्यान जोई से बोलता है, उसने मुझे उकसाया, इसीलिए मुझे उसे एहसास दिलाना होगा कि तुम आखिर किसकी वाइफ हो। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं श्यान जोई को किस करते हुए अपने घर पे आता है। उस कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। उस पल श्यान की आंखों में जोई के लिए उसका प्यार और उसका जुनून साफ नजर आ रहा था। फिर श्यान जोई को अपने बेड पे लेटाता है और धीरे धीरे जोई के करीब जाते हुए अपने मन में सोचता है, जोई मैं कोई हारा हुआ इंसान नहीं हूँ जो अपनी वुमन को किस्मत के भरोसे छोड़ दे, बल्कि मैं अपनी वुमन को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ और तुम मेरी वुमन हो। श्यान की गर्म सांसें जोई के चेहरे पे पड़ रही थी। श्यान जोई की कमर को पकड़ता है और उसे किस करता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं 6 साल पहले उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। श्यान जोई का इंतजार कर रहा था। शाम की हवा श्यान के चेहरे पे पड़ रही थी। तभी जोई भागते हुए श्यान के पास आती है और उसके करीब बैठ जाती है। जोई के हवा में उड़ते हुए बाल श्यान के बाजुओं को छू रहे थे और श्यान के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। आज श्यान अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके जोई को बताने वाला था कि वो उसे कितना चाहता है। पर तभी जोई अचानक श्यान से बोलती है, आज रात मैं लिनहू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाली हूँ। उस पल श्यान
का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो जोई से बोलता है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? ये सुनने के बाद जोई शियान को हाँ में जवाब देती है और खुशी से झूम उठती है। उस पल जोई को अपने सामने इतना खुश देख करके शियान जोई के लिए अपना लाया हुआ गिफ्ट छुपा लेता है और अपनी बात को वहीं पे रोक देता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। इधर जोई को लगता है कि शियान गुस्से और जेलसी में है, पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान होती है कि शियान उसे पिछले 11 सालों से चाहता हुआ आया था और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वक्त तेजी से बीतता है और आखिरकार जोई की मूवी की शूटिंग पूरी हो गई थी। शूटिंग खत्म होने के बाद जोई सभी लोगों के साथ जश्न मनाने के लिए एक प्राइवेट लॉन्च में जाती है। शाम का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। जोई ने अनजाने में कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली होती है। ये देख करके मैंग्यो जोई से बोलती है, लगता है कि मुझे शियान को तुम्हारे लिए बुलाना चाहिए ताकि वो तुम्हें पिक करके यहाँ से ले जा सके। फिर जोई मैंग्यो से बोलती है, ये एक बिजनेस मैरिज है। सॉन्ग फैमिली पहले से इस मैरिज का बहुत फायदा उठा चुकी है, इसीलिए मैं शियान से कुछ उम्मीद नहीं रख सकती। पर तभी प्राइवेट लॉन्च का दरवाजा अचानक से खुलता है। शियान अपने सामने जोई को बैठा हुआ देखता है और सबके सामने जोई के करीब आता है। जोई को भी शियान को अपने सामने देख करके अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता और वो मैंग्यो को शियान की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, क्या मैं सच में यहाँ पे शियान को देख पा रही हूँ? मैंग्यो भी अपने सामने शियान को देख करके जोई को हाँ में जवाब देती है, पर जोई को अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और वो शियान का हाथ पकड़ के लड़खड़ाते हुए उसके करीब आती है। शियान की आंखें जोई के चेहरे पे टिकी हुई थी। तभी जोई अपने हाथों से शियान के चेहरे को अच्छे से देखने लगती है। फिर जोई शियान के कान पकड़ के उसका चेहरा मैंग्यो की तरफ घुमाते हुए बोलती है, क्या ये मेरा हैंडसम हस्बैंड है? वाइन का असर मैंग्यो पे भी गहरा पड़ रहा था और वो अपनी धुंधली आंखों से शियान की तरफ ध्यान से देखते हुए जोई से बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर जोई धीरे धीरे शियान के चेहरे के और करीब आ रही होती है, पर तभी शियान जोई को अपने गोद में उठा लेता है और जोई से धीमी आवाज में बोलता है, तुमने इतनी ज्यादा वाइन पी ली है कि तुम अपने हस्बैंड को ही नहीं पहचान पा रही हो। और शियान जोई को अपने गोद में उठाए हुए अपने साथ वहाँ से लेकर के चला जाता है। जोई अपने बाथरूम की धीमी रोशनी के बीच फ्लोर पे बैठी होती है। तभी शियान जोई के करीब आता है और उसके सामने बैठते हुए उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? उठो चलो। फिर जोई शियान को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए बोलती है, मैं अपने आप ये कर सकती हूँ। फिर शियान जोई से बोलता है, इस तरह से तुम शान नहीं ले सकती। फिर जोई आगे झुक करके शियान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है, तो फिर तुम मेरी मदद करो शान लेने में। शियान की गहरी नजरें जोई के चेहरे को नाप रही थी। उसके दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी और वो जोई से बोलता है, तुम्हें इतने करीब देख करके खुद पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, पर मैं इस हालत में तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। वाइन का असर जोई पे और भी गहरा होने लगता है और वो शियान से बोलती है, तुम किसी और के लिए इतनी डायरीज क्यों लिखते थे? ये सुनने के बाद शियान के चेहरे पे एक हल्की सी हंसी आ जाती है और वो जोई से बोलते हैं, क्या तुम जेलस हो? तभी जोई शियान से बोलती है, तुम तो बिजनेस ट्रिप पे थे ना, तो तुम मुझे पिक करने के लिए कैसे आए? फिर शियान अपनी भारी आवाज में जोई की बातों का जवाब देते हुए उससे बोलता है, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। फिर जोई शियान के गोद में अपना सर रखते हुए उससे हैरानी से बोलती है, इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह है? फिर अचानक जोई की आवाज में एक बेहद गहरा डर और बेबसी आ जाती है। वो अपने कांपते हुए हाथों से शियान को पकड़ते हुए उससे बोलती है, मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता हवा में बने महल जैसा है और मुझे डर था कि हम एक दिन डाइवोर्स ले लेंगे। तुमने हमेशा मेरी मदद की, तुम्हारे बिना तो शायद मैं अपनी मूवी भी नहीं कर पाती। खासकर लिन्हो के आने के बाद डाइवोर्स का डर मेरे अंदर और गहरा हो गया था। शियान का पत्थर जैसा चेहरा जोई की बातें सुनने के बाद बेहद नर्म हो गया और शियान अपने हाथों से जोई के बालों को सहलाते हुए उसके करीब आकर के बैठता है। उस पल शियान की आंखों से जोई के लिए उसका प्यार और उसकी पूरी जिंदगी का जुनून साफ नजर आ रहा था और वो अपनी गहरी आवाज में जोई से बोलता है, जब से हमारी मैरिज हुई है मैंने एक बार भी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करता हूँ कि तुम्हारी तरफ देखने से ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये सुनने के बाद जोई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। फिर शियान जोई के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके उसे एक फूल देता है और उससे बोलता है कि ये खूबसूरत है। उस पल शियान का इशारा जोई की तरफ होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं जोई एक अवार्ड शो के लॉन्च में होती है। तभी अचानक वहाँ पे लिन्हो आता है। लिन्हो को अपने सामने देख करके जोई डरते हुए उससे पीछे हटती है और घबराते हुए लिन्हो से बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर लिन्हो जोई की बातों का कोई जवाब ना देते हुए उसके करीब आता है। जोई लिन्हो से दूर जाने की कोशिश करती है, पर तभी लिन्हो जोई का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। लिन्हो का चेहरा जिद और पागलपन से भरा हुआ था और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं बस तुम्हारे लिए वापस आया हूँ और तुम अभी भी शियान के साथ हो। फिर जोई लिन्हो को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए उससे बोलती है, तुम्हें बस 4 साल पहले हुई चीजों का पछतावा है। फिर लिन्हो गुस्से में
जोई के कंधों को कस के पकड़ता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता है 4 साल पहले श्यान ने ही मुझे 10 मिलियन दिया था ताकि वो मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर पाए। उसने सब जानते हुए ये सब किया ताकि वो तुम्हें अपने पास रख सके। उस पर लिनहू अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है और अपने हाथों से जोई के चेहरे को पकड़ के उससे बोलता है तुम्हें पता है ये 4 साल मैंने कैसे बिताए हैं। इन 4 सालों में मैंने बस तुम्हें वापस पाने के सपने देखे हैं। फिर जोई लिनहू को अपने आप से दूर धकेलते हुए उससे बोलती है ये सब बहुत पहले खत्म हो चुका है। मैं अब मैरिड हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे अब जाने देना चाहिए और अपने अंदर इस गुस्से को छोड़ के तुम्हें खुद को भी इस रिश्ते से जाने देना चाहिए। ये सुनने के बाद लिनहू जोई के करीब आकर के उसे किस करने की कोशिश करता है। जोई का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है और वो घबराते हुए लिनहू से पीछे हटती है। पर तभी जोई को एक जानी पहचानी आवाज आती है। उस पल गुस्से में श्यान का पूरा जिस्म कांप उठता है और वो लिनहू को जोई से दूर धकेलते हुए उसे अपने हाथों से पनिश करता है। जोई धीरे से अपनी आंखें खोलती है। श्यान का पत्थर जैसा चेहरा जोई को देख करके बिल्कुल नर्म हो जाता है और वो जोई को अपने बाहों में भरते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। श्यान को अपने सामने देख करके जोई भी एक राहत की सांस भरती है और श्यान के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं जोई अपनी मूवी के रिलीज होने के बाद अवार्ड नाइट्स के चमचमाते हुए माहौल में श्यान के साथ बैठी होती है। हॉल की धीमी रोशनी में जोई अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे जाती है। उस पल जोई को अपने सामने देख करके श्यान के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और जोई अपने मन में सोचती है मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी की कीमत लगी हुई है। 4 साल मैं हमेशा एक बेहद बारीकी से कैलकुलेट किए हुए कर्ज में जी रही थी। मैंने हमेशा यही माना कि श्यान के साथ मेरी मैरिज सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है और मैं सिर्फ अपने लालच में अंधे रिश्तेदारों की डिमांड पूरी करने का एक जरिया हूँ। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस अंधेरे और खामोशी में मुझे श्यान का साथ मिलेगा। श्यान की वजह से धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं भी किसी के लिए जरूरी हूँ। वो मुझे इस तरह से देखता है जैसे पहले कभी किसी ने मुझे नहीं देखा, जैसे मैं उसके लिए बहुत कीमती हूँ। उस पल जोई सबके सामने श्यान के लिए अपने प्यार का कन्फेस करती है। जोई की आंखें आंसुओं से भीग जाती है। उस पल श्यान की आंखों से भी जोई के लिए उसका प्यार साफ नजर आ रहा था और उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्यान ने बेसब्री से इस दिन का पिछले 11 सालों से इंतजार किया था। श्यान की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और श्यान अपने मन में सोचता है 4 साल पहले मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुमसे पूछ नहीं पाया कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो, पर अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम तैयार हो। तभी भागते हुए जोई श्यान के पास आती है। उस पर श्यान के दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी और जोई आज सबके सामने श्यान के करीब आकर के उसे किस करती है। श्यान भी जोई की कमर पे हाथ रखता है और उसे किस करता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं श्यान जोई को किस करते हुए एक प्राइवेट लॉन्ज में आता है। फिर श्यान जोई को अपनी गोद में उठा करके पास ही रखे हुए टेबल के ऊपर बिठाता है और अपने हाथों से जोई के चेहरे को पकड़ते हुए जोई को अपने करीब खींचते हुए उसे किस करता है। श्यान का पूरा वेट जोई के ऊपर था और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामास मिस ना हो जाए। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में।